गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में जो मेरे लर्निंग्स थे, जो इन्वेस्टिंग के बारे में रहे हैं, मेरे कुछ पर्सनल लर्निंग्स रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। आज 31 ऑफ दिसंबर 2025 है, कल से नया साल शुरू हो रहा है। तो हमें ऑब्वियसली एक लुक बैक करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसी जर्नी है जो ऑलवेज़ एक लर्निंग फेज़ रहती है हर एक इंडिविजुअल्स के लिए। तो मेरे लिए भी ऐसा ही था। आई थिंक आई हैव मेड good portfolio this year. There was some good signs for me. ऐसे कुछ स्टॉक्स थे जो मेरे बहुत अच्छे रिटर्न देके गए, जैसे पैलेंटियस की बात करो डबल हुआ, रॉबिनहुड की बात करो अप्रैल लो जो लिबरेशन डे था यूएस में, वहाँ से 4 टाइम्स हुआ। रॉकेट लैब ने मुझे अच्छा रिटर्न दिया। इंडियन मार्केट की बात करें तो वी टू रिटेल, टाइमेक्स, जिंका लॉजिस्टिक, ऐसी कंपनियों ने मुझे अच्छी तरीके से वेल्थ क्रिएट करके दिए। सभी कुछ स्टॉक में मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड हूँ, सभी से मैं निकल चुका हूँ। देयर इज़ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को हम इस तरीके से रखेंगे, मेरे जो इन्वेस्टिंग के लर्निंग्स थे 2025 के, वो मैं आपके सामने रखूँगा एंड होप आई कैन एबल टू ऐड द वैल्यू इन योर इन्वेस्टिंग journey, because at the end of the day we are a community and it's very important to share each other, to back each other and grow each other by each other's learning। तो इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ पर इन्वेस्टिंग के बारे में जो भी मेरे अच्छे सुझाव थे या मैं आपके सामने रखूँगा। होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि वो भी इस वीडियो के साथ समझ सकेंगे। तो पहले हाफ में मेरे इन्वेस्टिंग के जर्नी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के जो विंस और लूज थे उसको चर्चा करेंगे, क्या मेरी लर्निंग्स रही है उसको चर्चा करेंगे। और सेकेंड हाफ में मेरे जो पर्सनल जो मेरे विंस थे या मेरे लूज थे उसको चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ मैं लर्निंग के ऊपर अगर आऊँगा तो 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने लर्न की है वो है कि कि खुद का जो है कन्विक्शन बिल्ड करना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट रहता है इन्वेस्टिंग में, अगर आपका खुद का कन्विक्शन नहीं है किसी स्टॉक के ऊपर, आपकी कोई स्टडी नहीं है, आपने किसी से बोरोड कन्वेक्शन लिया है, आपने किसी सीएनबीसी के ऊपर उस स्टॉक को पढ़ा हुआ है, या आपने कुछ ऐसे ही यूट्यूबर से उस स्टॉक को लिया है, उसको बोलते हैं बोरोवर कन्विक्शन। तो बोरोवर कन्विक्शन अगर आपका इन्वेस्टिंग में है तो आप लंबा नहीं खींच पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा स्टॉक 10% ऊपर क्यों है, स्टॉक 10% नीचे क्यों है, आपको समझ नहीं आएगा। एंड यू विल ऑलवेज बी इन टू दैट सिचुएशन कि भाई मैं किसी की हेल्प ले लूँ या मुझे कोई सपोर्ट करे। ऑब्वियसली आपकी जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों को मेंटर मानता हूँ मेरे लाइफ में एज फार एज इन्वेस्टिंग इज़ कंसर्न, और मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बहुत सारे लोगों को मैं मेंटर मानता हूँ और उनसे हर सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ। इन्वेस्टिंग का भी वही है, यू नीड टू फाइंड दैट काइंड ऑफ अ राइट मेंटर, मे बी यूट्यूबर्स कोई हो जिससे आप लर्न करते हो, उसको आप अपना मेंटर बनाइए, उनसे आप सीखिए। ऐसा नहीं है कि उनसे एक स्टॉक की उम्मीद ले ली, उनसे एक इनपुट ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं वी2 रिटेल की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे वीडियोस आप सुनो, वहाँ से आप इनपुट ले लो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है आप खुद जाकर उस चीज़ को पढ़ो। अगर आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो तभी जाके आपको समझ में आएगा कि रेवेन्यूज़ किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो हो रहा है, मार्जिन किस तरीके से ग्रो हो रहा है, इस कंपनी में चल क्या रहा है, प्रमोटर किस तरीके से ऑफलोड कर रहा है, ओएफएस क्या होता है, एफपीओज क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद से अगर पढ़ना शुरू कर देते हो तो आई थिंक यू विल ऐड मोर वैल्यू। तो इसीलिए मेरी सबसे बड़ी लर्निंग इस साल में रही थी, वो मेरा है कि बिल्ड द कन्विक्शन। बिल्ड द कन्विक्शन मैं बहुत तेज़ी से बिल्ड किया। अगर मैं रॉबिनहुड की बात करूँ 2025 में, मुझे लगता है कि अप्रैल लोज हुआ था, लिबरेशन डे हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए थे पूरे दुनिया के ऊपर, और जिसके चलते एक मार्केट में हड़कंप मचा हुआ था। बहुत सारी जगह पर बहुत सारे स्टॉक एक लो के ऊपर अवेलेबल थे। तो मैंने उसका बहुत स्टडी किया। डोनाल्ड ट्रंप इज़ कैपिटलिस्ट माइंडसेट का आदमी है, वो कभी नहीं चाहता कि अपने स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाए। और इफ़ यू फॉलो हिम क्लोजली, ही इज़ वेरी स्टॉक मार्केट प्रो गाय। तो ये एक चीज़ थी। अगले आने वाले समय में मुझे लगा था कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो लिक्विडिटी गश आएगा, और जिसके चलते मुझे पहले से ही पता है कि अगर लो रेट इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट्स में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रॉक्सी प्ले होते हैं, जो सास प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां होती है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ होती है या फाइनेंशियल टेक कंपनीज होती हैं, वहाँ पर पैसा घूमता रहता है। तो वो मैंने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया। और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई फंडामेंटल थेसिस ऑफ इन्वेस्टिंग इज द अर्निंग ग्रोथ। अगर अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम है मेरे कंपनियों में
और मेरी कंपनियों में नई नई चीज़ें हो रही है, जिस वो कंपनी जो है वो बिज़नेस स्केल कर रही है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मैं उसमें कन्विक्शन आता ही आता है। तो मैं थोड़ा सा फोकस रहा, तो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग्स रही है कि मैंने अपने कन्विक्शंस को बिल्ड किया और उस कन्विक्शन को चलते दिया। मतलब रॉबिनहुड की बात करें तो मैंने कुछ $30 के ऊपर ख़रीदा था, एक हाई लगा के आया है वो 154 का। उसमें एक बहुत सारी चीज़ें मुझे लगी कि उसका जो एक सीईओ है या फाउंडर हैं व्लाड टेनोव करके, तो उसने बहुत सारा, अगर आप ट्विटर में उसमें फॉलो करोगे तो यू विल रियलाइज रॉबिनहुड इज़ वेरी वेरी एग्रेसिवली डूइंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स, क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं, क्रिप्टोज़ में चले जा रहे हैं, प्रेडिक्शन मार्केट को लेके चले जा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो रॉबिनहुड कर रहा था। और उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो भी फैबुलस था, उनका मार्जिन एक्सपांशन बहुत सही था और नए नए जोग्राफीज़ में जा रहे थे। रॉबिनहुड मतलब ये यूएस का एक, मान लो कि एंजल ब्रोकिंग है, लेकिन एंजल ब्रोकिंग में ज़्यादा ही कुछ होता ही नहीं है, वो दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन दी वॉल्यूम और ट्रेड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट रॉबिनहुड थोड़ा सा अलग है, वो फाइनेंशियल स्पेस में जाता है, लोगों को क्रेडिट कार्ड देता है, लोगों को एक फाइनेंशियल लिटरेसी में ये ढकेलता है। प्रेडिक्शन मार्केट जैसे नए नए प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए, हर महीने वो लोग प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिसके चलते मुझे वहाँ पर मदद हुई और वो मेरा स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ भागा। पैलेंटियर तो है ही, जिसको मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से कंपनी का मोमेंटम चल रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो वो भी मुझे ये करके दिया, फ़ायदा दे के गया। एनवीडिया में मैंने बहुत बड़ी कन्विक्शन बेट लगाई थी, क्योंकि जब अप्रैल लोज गए थे तो $100 के ऊपर एनवीडिया अवेलेबल था, और मैंने जैनसन हैंग, उनके जो सीईओ जो है, उनको डिटेल में स्टडी किया, एनवीडिया को स्टडी किया, समझा कि किस तरीके से जीपीयू एआई डेटा सेंटर्स में एनवीडिया का हाथ है, पूरे एआई इकोसिस्टम में। मतलब बिकॉज एनवीडिया इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री और फाइनेंस इंडस्ट्री, दे आर एवरीवेयर, दे आर सेलिंग देयर चिप्स लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अगर एआई एक बड़ी थीम है तो एनवीडिया इज़ द ब्रेन बिहाइंड ऑफ ऑल द इनोवेशन इज हैपनिंग। सो वो लगा के मैंने वो बेट लगाई थी, और ऑब्वियसली 60% से कंपनी ग्रो हो रही है। अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो 73% के मार्जिन है, ईपीएस ग्रो हो रहा है, नए एक्विजिशंस कर रहे हैं, और जैनसन हैंग, आई मीन ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो इसके चलते मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी मेरी बेट सही लगी। रॉकेट लैब, अनदर गुड एग्जाम्पल फ्रॉम द यूएस कंपनीज विच आई फील इज रॉकेट लैब इन द अर्ली फेज, अभी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ $18 पे इन्वेस्ट किया था रॉकेट लैब में। नाउ इट इज़ एट $71, बट मुझे अभी लगता है कि थोड़ी सी अभी ओवर वैल्यूड है, बिकॉज अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। न्यूट्रॉन का उनका जो लॉन्च है अभी सक्सेसफुल कब होगा उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। लेकिन मैं जो स्टॉक बना रहा हूँ ये मेरी लर्निंग्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाकर सुबह उसमें इन्वेस्ट करो और देन यू कैन कम बैक लाइक सेइंग दैट आई हैव लॉस्ट माय मनी। नो, there is no buy and sell recommendation in this video. I'm just sharing with you the learnings which I have done in myself in 2025. तो रॉकेट लैब में बहुत अच्छा पैसा बना। अगर इंडियन मार्केट की बात करो तो मुझे एक कंपनी बहुत पसंद आई जिसका नाम है टाइमेक्स, जिसका मैंने वीडियो ही कल बनाया था। सो वो कंपनी में मुझे ऐसा लगा कि कंज्यूमर अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, जीएसटी कट आ रहा है। उस कंपनी को मैंने इसी साल आइडेंटिफाई किया था, जहाँ पर मुझे पता चला कि वो ओएफएस कर रही है। मैंने कंपनी को डिटेल में स्टडी किया, दे वन डूइंग लाइक 40% रेवेन्यू कैगर, और कंपनी में ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था, बहुत कम शेयर होल्डर्स थे, कंपनी के जो प्रोमोटर्स थे वो भी सही काम कर रहे मुझे नज़र आया, और इसके चलते वहाँ पर कन्विक्शन बिठा। और कंपनी के जो Q2 के अर्निंग्स थे, Q1 के अर्निंग्स थे, उसके पहले भी अर्निंग्स थे, फिनोमिनल अर्निंग थे, और कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ यू बिल्ड इन योर कन्विक्शन। और एक कंपनी थी जो जिंका लॉजिस्टिक जैसी कंपनी थी, जिसमें भी अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाया, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द गुड प्ले। मुझे प्लेटफॉर्म बिजनेस अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसी कंपनी अच्छी लगती है जो रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट को ग्रो करती है और ईपीएस को बढ़ाती है बिना डेट लेते हुए, और आरओई उसका अच्छा रहता है। ये कंपनियां मुझे अच्छी लगती हैं। दो तीन चीज़ें मैं अपने इन्वेस्टिंग में रखता हूँ कि मुझे ऐसी कंपनियां चाहिए वो स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो, जिसमें प्राइसिंग पावर हो, जहाँ पर ईपीएस अच्छी तरीके से बढ़े, जहाँ पर नेट प्रॉफिट रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़े, और जहाँ पर एक अच्छा एक अच्छा सीईओ उस चीज़ को चला रहा हूँ। क्योंकि मैं तो बाहर बैठ रहा हूँ तो मुझे तो पता नहीं है कि क्या चीज़ें कंपनी में हो रही है। मुझे तो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन आती है, हम प्रेजेंटेशंस पढ़ते हैं, कॉन कॉल पढ़ सकते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन पढ़ सकती है, बट एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है वो तो हमें इन डिटेल में पता ही नहीं होता है। सो इसके चलते मुझे कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है सीईओ, उसका फाउंडर, उसकी हंग्रीनेस, उसका वो कितना भूखा है। अगर वो चीज़ें अच्छी तरीके से करेगा, जैसे जैनसन की बात करो, ही इज़ मोर हंग्री। आई मीन $5 ट्रिलियन मार्केट कैप कंपनी अप्रॉक्सिमेटली एनवीडिया, व्हाई ही नीड्स टू अर्न द मनी, बट स्टिल ही इज़ लीडिंग दैट इनोवेशन फेज। अगर मैं उसको देखता हूँ, इंटरव्यूज़ पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि यार किस तरीके से कंपनी को चलाया जाता है, किस ऑनेस्टी से चलाया जाता है। सो आई थिंक दीज आर द लर्निंग। अगर आप
यूएस में इन्वेस्ट भी नहीं करते हो और इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, तो लेकिन रेप्लिकेट करना, कौन सा ऐसा फाउंडर है जो आप इंडिया में आपको लगता है कि वो अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी उतना ही ट्रस्ट देता है, अपने कंपनी में जो कॉन कॉल में वो बोला है पिछली बार वही चीज़ों को वो रेप्लिकेट करता है, कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है वो ट्रस्टेबल मैनेजमेंट में। बिकॉज इंडिया में मुझे लगता है एक ही चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है कि इज़ लाइक देर इज़ नो लॉज अबाउट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स लाइक अस। आई मीन एवरी प्रमोटर हैव देयर ओन थ्योरीज, कोई इनसाइडर बाइंग कर रहा है, कोई इनसाइडर सेलिंग कर रहा है, कोई प्रमोटर जाके ऊपर की तरफ माल बेच रहा है, कोई म्यूचुअल फंड के पास जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा यूएस में कम होती है। आई एम नॉट प्रो यूएस एंड एंटी इंडिया, बट आई एम trying to say is like at the end of the day you need to earn the money, because we are not born in a politician family, at least मैं तो नहीं हुआ, I don't know about you, but वी आर नॉट बॉर्न इनटू द पॉलिटिशियन फैमिली। हमारे मुंह में किसी ने सोने का चमचा नहीं दिया है कि जहाँ पर हमारे पास पैसे अवेलेबल थे और हम इन्वेस्टमेंट में आ गए। हम एक मिडिल क्लास जॉब करने वाले लोग हैं। वी वांटेड टू बिल्ड अवर पोर्टफोलियो फॉर आवर फैमिलीज़, और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए हम एक ऐसी वेल्थ बनाना चाहते हैं जो हमें हेल्प करे हमारे अर्ली हमारे बुढ़ापे में हमारे पेरेंट्स को वो वेल्थ हेल्प करे, इसलिए हम काम करते हैं। अदरवाइज़ तो कोई चीज़ नहीं थी। अगर हम किसी पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्ट होते, अगर हम कोई बिजनेस चलाते, तो आई थिंक दिस डजंट मैटर। आई कम फ्रॉम फैमिली वेयर माई फादर इज़ फार्मर, सो माई मदर इज़ हाउस वाइफ। वी कम फ्रॉम very middle class kind of families, and as a simple guy who's done an engineering, who done an MBA, and who is working still for a company, and you try to find those times to invest in a companies, learn about investing, और investing को passion बनाओ। अगर आप investing को passion बनाओगे तो जाके इन्वेस्टिंग आपको रिटर्न में पैसा देगा। अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं आई विल गेट सम स्टॉक एंड देन इन्वेस्ट एंड देन मेक मनी एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये होने वाला नहीं है। तो वापस आते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। सबसे बड़ी दूसरी मेरी लर्निंग रही है इस साल में, वो है आर्ट ऑफ सेलिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इंडिया में आपको लोग बोलते होंगे यार ये म्यूचुअल फंड बाई करो, इसमें अच्छा पैसा बनता है, इसमें ये होता है, ये एसआईपी करो, वो एसआईपी करो। मैंने अभी इस साल में उठा के फेंक दिया एसआईपी को। मतलब जितना हो सके, जब स्मॉल कैप इंडेक्स का हाई लगा था, मिड कैप इंडेक्स का हाई लगा था, मैं भी एसआईपी करता था आप सारे लोगों की तरह, लेकिन मैंने सारे रिडम्पशन मार दिए, क्योंकि मुझे पता चला यार ये लोग सिर्फ ऐड करने के लिए बोलते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ से तुम सेल करो, यहाँ से तुम्हारा पैसा अच्छा बनाए हो, यहाँ से टॉप होने वाला है, यहाँ से बॉटम होने वाला है। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग इन इन्वेस्टिंग, व्हेन यू सेल समथिंग देन यू विल अर्न द मनी। ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, लोग बोलते हैं कि 10 साल इन्वेस्ट करो, 20 साल इन्वेस्ट करो, 30 साल इन्वेस्ट करो। अरे भाई साहब, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ट्रेंड का एक मैं लाइव एग्जांपल मेरे वीडियोस में देता हूँ कि ट्रेंड जब ग्रो हो रहा था, जूडियो जो एक्सपांड कर रहा था, तो 1,500 का स्टॉक 8,500 पे गया। लेकिन जब ग्रोथ ऑफ द ट्रेंड हैज़ बिन स्लो डाउन, तो ऑब्वियसली द ट्रेंड हैज स्टॉक हैज़ बिन स्लॉप डाउन लाइक एनीथिंग। सो एट दैट टाइम आपको सेल करना है, क्योंकि मार्केट एक प्रीमियम ग्रोथ को वर्डिक्ट करता है। अगर आपका पीई रेशियो 100 के ऊपर है और आपकी ग्रोथ कम हो रही है, तो आपको स्टॉक से निकलना है। आपने देखा होगा कि क्या हाल हुआ है वो हमारे एसी कंपनी का, आई फॉरगॉट दैट नेम, पीजी इलेक्ट्रोप्लास। क्या हाल हुआ? पीजी इलेक्ट्रोप्लास मतलब सुपरबली ट्विटर फ्रेंडली एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉक। मेरी भी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन मैंने 1-2 क्वार्टर पहले ही उसको बेच दिया था, क्योंकि प्रॉब्लम है मुझे दिख रहा था कि कंपनी की ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं नज़र आती है। इंडिया में वो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक सीजनल ओरिएंटेड B2B स्पेस काइंड ऑफ काम करती है पीजी इलेक्ट्रोप्लास। अच्छी कंपनी है, अच्छा इन्वेस्टिंग उन्होंने ये दिया, अपॉर्चुनिटी दी मेरे जैसे लोगों को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई थोड़ा सा सीजनल इम्पैक्ट आ जाता है, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास में थोड़ा सा जो एक डाउनफॉल आया, बहुत तेज़ी से आया। सो आपको इंपॉर्टेंट है कि आर्ट ऑफ सेलिंग सीखनी चाहिए। आप मेरे वीडियोस देखो, आप मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर इफ़ यू लाइक दोज वीडियो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट आई कैन मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोस टू मेक योर लाइफ ईजी। क्योंकि आर्ट ऑफ सेलिंग इंपॉर्टेंट है। आपको एसआईपी के बारे में लोग बता देते हैं, लेकिन आप एसआईपी करते रहते हो। आपने कभी उनको ये नहीं पूछा है कि यार इस म्यूचुअल फंड को तुमने क्यों लिया है, ये क्यों तुम नहीं ले रहे हो। आप मुझे ये बताओ कि आप तो मेरे को बोलते हो कि इसमें इन्वेस्ट करो, आप मुझे सेल क्यों नहीं बताते हो, रिडम्पशन के बारे में आप क्यों नहीं बताते हो। क्योंकि रिडम्पशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे उस तरीके से क्या अगर नहीं मिल रहा है, तो मेरा क्या फ़ायदा। बुल मार्केट में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड, अगर मैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की बात करूँ, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस देखी गया। आपको क्या लगता है वो क्या 15-20 साल तक रिटर्न देखते चला जाएगा? आंसर इज नो, प्रॉबली, बिकॉज देन यू हैव टू रोटेट योर मनी। आपको रोटेट करना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से एसआईपी से बाहर नहीं आना चाहते हो और इन्वेस्टिंग अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप एसआईपी को रोटेट करो, एक फंड से दूसरे फंड में लगो। कोई हाइब्रिड फंड है, कोई ग्लोबल फंड है, आपको दिख रहा है कि यूएस मार्केट में S&P 500 में अच्छे रिटर्न बन रहे हैं, तो कोई ऐसे पैसे लगाओ यूएस S&P 500 में, नास्डैक में थोड़े से पैसे लगाओ, डाइवर्सिफाई करो। तो इससे चलते आपको थोड़ा सा माइंड आपको ओपन करना पड़ेगा। आपके जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसको थोड़ा क्वेश्चन करो आप, कि बोलो यार ठीक है, पूरे साल में मार्केट में कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्या ऐसे ही बैठा रहूँ।
मैं क्या ऐसे ही पैसे देते रहूँ? तो मुझे बताओ कि कहाँ से मुझे सेल करना चाहिए। तो आर्ट ऑफ सेलिंग सीखी, और ये नॉट ओनली अबाउट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बट ऑल्सो अबाउट द स्टॉक्स, बिकॉज वेन एवर द स्टॉक्स गोज हाई आई जस्ट कीप दोज स्टॉक्स इन अ लिस्ट एंड आई स्टडी देम अ लॉट, बिकॉज मुझे फंसना नहीं है ऊपर के समय तक ऊपर। अगर मैंने पैसा बनाया है, अगर मैंने रॉकेट लैब में पैसा बनाया है, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ जब स्टॉक ऊपर 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 भागने लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगने लगता है कि ये जो पार्टी है वो पार्टी खत्म हो सकती है। देखो एक सिंपल सी बात है इन्वेस्टिंग में, जब तक पार्टी चल रही है तो पार्टी चल रही है। अगर पार्टी में अगर आप लास्ट में रहोगे तो आप बुरी तरह से फंसोगे, और जो भी आपने कमाया है वो सारा मार्केट लेके चले जाएगा। जब कभी भी आपका अच्छा पैसा किसी भी स्टॉक में बना हुआ है, तो आप उसमें पूरा ध्यान देना, उस कंपनी को पूरी तरह से पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पैसा आपने कमाया है आप उसको गंवाना नहीं चाहते हो। तो ये एक लर्निंग थी मेरी। दूसरी एक लर्निंग मैंने सीखी कि पोर्टफोलियो को कैसे हेज किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि कवर्ड कॉल ऑप्शंस कैसे होते हैं, कैश सिक्योर्ड पुट कैसे होते हैं, लीव्स कैसे बाय किए जाते हैं, इस सारी चीज़ों को मैं 2025 में सीखा। उससे बहुत लर्निंग मुझे मिली, क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़े फिगर्स का बन जाता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, कि आपका अगर 6-7 नंबर में अगर आपका पोर्टफोलियो है एंड यू डोंट वांट टू गो इनटू द फॉल, तो देन आपको सीखना पड़ेगा कि कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज क्या होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वीकली कुछ ऑप्शन खेलते बैठे हुए एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आपके पास पैलेंटियर की बहुत बड़ी पोजीशन है तो आप जाके ऊपर के कॉल सेल कर सकते हो, उससे आप प्रीमियम कमा सकते हो, उसी प्रीमियम को अगर स्टॉक नीचे आता है तो बाय कर सकते हो। आपको बताओ, अगर आप ये सारी चीज़ें मेरे से सुनो, बिकॉज आई एम नॉट टू श्योर लाइक हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन दोज cash covered calls and the cash secured puts and how you can hedge your portfolios, because ये स्ट्रैटेजी आपको थोड़ा सा हेज देती है, थोड़ा सी हेल्प करती है आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहूँगा अगले आने वाले समय में। तो ये मैंने सीखा इस साल में कि हेज कैसे किया जाता है और इफेक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। दूसरी एक चीज़ मैंने इस तरीके से अच्छी सीखी है कि टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कि अगर आपके लॉसेस भी होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको उससे सीखना चाहिए, ना उसको रिग्रेट करना चाहिए। मेरे इस साल का सबसे बड़ा अगर मुझे रिग्रेट हो, मैंने बहुत पैसे गवाए हुए हैं, एंड विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक BMNR करके यूएस में स्टॉक है, जहाँ पर मैंने कुछ 40-45 में बाइंग की थी। अभी स्टॉक 28 के ऊपर है, और जिस तरीके से इथेरियम के प्राइसेस नीचे की तरफ आए तो मुझे लगता था कि ये प्ले आउट होगी थीम, लेकिन प्ले आउट नहीं हुई है। मैंने स्टॉक बेचा क्या? नहीं बेचा है, बट ऑब्वियसली दैट वाज माई रॉन्ग कन्विक्शन। अगर मैं वहाँ पे गलत हुआ, मुझे थोड़ा सा और स्टडी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है। सेलिक और गैजेट्स की बात करूँ तो मैंने कुछ पैसे गंवाए वहाँ पर भी, जब सेल्स ग्रोथ कम हो रही थी मैं डटा रहा, वहाँ से निकला नहीं। मुझे ऐसी होप थी कि वो वापस आ जाएगा, वापस नहीं आया। इमरल्ड फाइनेंस एक कंपनी है इंडिया में जहाँ पर मैं फंसा रहा वहाँ से बहुत समय तक। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई। यू कैन ऑलवेज लर्न अबाउट दिस। कल्याण ज्वेलर्स ऐसा स्टॉक जहाँ पर वो म्यूचुअल फंड के साथ, मोतीलाल ओसवाल के साथ जो एक फ्रॉड का एक उनके पास एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने शेयर बाय करने के लिए मोतीलाल ओसवाल को कहा था एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, वहाँ से मैं पूरी तरह से एग्जिट कर लिया था। लेकिन आई हैव रोटेड दैम मनी इनटू द अनदर ज्वेलरी कंपनी। तो ये सारी चीज़ें भी मेरी लर्निंग्स ली है। तो फेलियर्स आते हैं, मुझे कहने का मतलब है कि इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एवरी डे। आपको फेलियर्स आएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका फेलियर का परसेंटेज कितना है और आपका सक्सेस का परसेंटेज कितना है, अगर इन दोनों को मिलाओ तो आपकी सक्सेस आनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें सीखोगे कि सक्सेस का रेट फेलियर के रेट से कम है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे मोटा मोटी आप पैसे बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार इस साल में सीखी। तो मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की। तो मेरी एक मिस्टेक भी थी कि ग्रैब करके एक कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, वो इस साल पूरा चला ही नहीं है, क्योंकि AI में सारे पैसे रोटेट हो गए। रोटेशन ऑफ द मनी कंज्यूमर स्पेस में नहीं आया, जिसके चलते वहाँ पर मेरा पैसा अटका रहा। आई कुड हैव बीन मूव्ड इनटू द एनवीडिया एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट्स ऑल्सो वन ऑफ माई लर्निंग्स इज लाइक what I say is like I take failure as a chin. I take failure as positive attribute to my lifestyle, and I'll try to improve next time when I invest on those companies. So failure भी important है आपकी इन्वेस्टिंग के जर्नीज में, लेकिन आपको बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा, उस चीज़ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप अगले आने वाले समय में वो मिस्टेक्स ना करो। तो एक सिंपल सी चीज़ मैंने इस साल में सीखी है। और एक दूसरी चीज़ मैंने सीखी है कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना, मतलब देर आर सो मेनी यूजलेस पीपल अराउंड लाइक द ट्विटर्स एंड द यूट्यूब्स एंड ऑल ऑफ दिस। आई रिस्पेक्ट मेनी ऑफ द गुड इन्फ्लुएंसर्स, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बट आई रिस्पेक्ट फ्यू ऑफ देम, बट
I cannot blindly, because when I see people for their views of the YouTubes and all of that, they talk nonsense about like many stock like Hindustan Unilever ले लो, Reliance ले लो and all of that. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर इन्वेस्टिंग से मेरी गाड़ी चेंज हो रही है, मेरा घर चेंज हो रहा है, मेरे कपड़े चेंज हो रहे हैं, मेरे अपने बच्चों को अच्छा अगर मैं एजुकेशन दे पा रहा हूँ, तभी इन्वेस्टिंग का फ़ायदा है. अगर मैं इन्वेस्टिंग फॉर अ सेक के लिए कर रहा हूँ और मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस सारी इन्वेस्टिंग का. वो तो सिर्फ आप एक जॉब कर रहे हो और आप एक जस्ट टाइम पास के लिए, हाँ, एक इंटरेस्ट बनाने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू डू द इन्वेस्टिंग टू चेंज योर लाइफ, और इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, कन्विक्शंस पहले बिल्ड करने पड़ेंगे, कंपनियों को बहुत पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में, अगर आपके 10 फ्रेंड्स है और सारे ने भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे. आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिस स्टॉक के किसी ने सुना नहीं है, किसमें उतनी ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, उतनी ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही है. तब जाके पैसा बनता है, तब जाके आप अर्ली इन्वेस्टर बनोगे. क्योंकि इन्वेस्टिंग तभी होती है जब एक नया बायर और एक नया बायर आता है और एक नया बायर आता है और आप थोड़े से आगे बढ़ते रहते हो. तो एक वन ऑफ द मेरी लर्निंग थी. थोड़ा मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर आता हूँ. तो आई थिंक as you all know that like I do investing, I study a lot of companies, but because now I have a kid around me in house, so I think because of him I learn a lot of things. Because कभी कभी वो ऐसा बोलते हैं ना कि आपका बच्चा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा कर जाता है. छोटी छोटी सेटिस्फैक्शंस भी होती है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैंने इस कंपनी में अच्छा स्टडी किया लेकिन चीज़ें चली नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस वो आपको लेता है. तो मेरी लर्निंग आपके सामने ये है कि आपके आसपास जो आपके लोग हैं, आपके पेरेंट्स हो, आपके बेटे हो या आपकी सिस्टर हो, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम बिताओ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस दुनिया में जो हमारा टाइम है वो लिमिटेड है, उसकी उसकी जो एक्सपायरी जो है वो लिमिटेड है. और आप अगर हैप्पी नहीं रहोगे तो देन देयर इज़ नो पॉइंट अबाउट इन्वेस्टिंग ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर फैमिली एंड स्पेशली व्हेन यू आर डाउन मेक्स यू रिच, makes you inbuilt strength in you so that you can make those decisions very well. Because investing is all about decision. अगर आप critical decision को अच्छी तरीके से लोगे तो आप जर्नी अच्छी रहेगी. तो वो मैंने सीखा है. Spending more quality time with my family. I'm a huge Liverpool football club supporter. Sorry to all Man United fans, but I went on to the Anfield and I this year आपने देखा होगा कि प्रीमियर लीग में 2025 में लिवरपूल ने प्रीमियर लीग जीती है. हालांकि इस साल वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट that was my dream from the long time, and I went on to see the match against Tottenham where they lift up the trophy. So that was a phenomenal experiences. I went with my family. I've shown that in the UK. मैं तो काम की वजह से तो पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ, लेकिन उनके लिए एक नया एक्सपीरियंसेस था. वो उतनी तरीके से फुटबॉल फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ रिगरसली. थोड़ा वो मुझे कम करना चाहिए, एंड आई कैन इन्वेस्ट मोर टाइम इनटू द इन्वेस्टिंग. दैट मेक्स मोर ऑफ दीज स्टॉक्स, मल्टी बैगर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट आप में ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए जो आपको हुक पे रखती हो, जो आपको इंटरेस्ट बना के रहती हो. बिकॉज ज़िंदगी में आपको थोड़ा सा स्माइल भी चाहिए जब आपकी टीम परफॉर्म करती है, आपका बच्चा आपके साथ बात करता है, देन यू प्ले एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. सो आई थिंक यू नीड टू हैव दैट इंटरेस्ट इन यू, अदरवाइज लाइफ तो डेड है एट द एंड ऑफ द डे. वो चीज़ मैंने अच्छी सीखी. फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया 2025 में. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर वॉरेन बफेट की बात करो या चार्ली मुंगर की बात करो, वो बहुत समय से जीवित रहे, इसके लिए उनका कंपाउंडिंग एन का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है. अगर आप अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दोगे और आप बोलोगे कि यार मैंने तो इन्वेस्ट किया है, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, इज़ ऑल द यूजलेस थिंग्स. अगर आपकी बॉडी ठीक है, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, तब जाके आप यू कैन ऐड मोर वैल्यू टू योर फैमिली एंड टू कम्युनिटी एंड टू योर सेल्फ. बिकॉज आपका अगर माइंड अच्छा है, आपकी फिटनेस अच्छी है, तब जाके यू कैन मेक दोज क्रिटिकल डिसीजन. इसीलिए फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए. बिकॉज फिटनेस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टिंग. मेनी ऑफ डिसएग्री विथ मी, बट फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका माइंड शार्प है तब आप जाके क्रिटिकल डिसीजन अच्छे ले पाते हो. तो इन्वेस्टिंग में फिटनेस की ज़रूरत होती है. और क्योंकि मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ कि मतलब दे आर लाइक ओवर वेट एंड दे डोंट केयर अबाउट all these drinking habits and all these drugs and all of these terms. When I see, I like irritated, like what is the use of all of these? Because at the end of the day you are here for investing, you are here for building your wealth, and what you will do with that wealth. Because at the end of the day अगर आपके पास 100 करोड़ भी आ जाते हैं, तो what you will do with that 100 crore? That's important questions. If you don't have any aspirations like watching those football matches, what I'm not saying you do it and copy me, but I'm saying like you might have to go like NASA and you want to study how this NASA happens and what this, you want to travel around the world and learn from the different cultures. You do that. Important thing is there, but not about like vesting your fitness. At the end of the day, you just walk yourself in the mornings, take sunshines, go to gym,
hard hitting gyms, and give time to your body and that soul, which is very important than all of this nonsense talking about the investing and all. Yeah, investing is important, but that's one part of your life. Your health is very important than all of these things. So ये चीज़ मैंने बहुत सीखी. और दूसरी चीज़ कि connecting with the new people, it's very important in today's life. Like you connect with the new people, you learn from the new people, whether they are into the YouTube, whether they are into this your day to day life. आपके ऐसे कुछ दोस्त बनाओ जो आपको आपके पीठ के ऊपर थोड़ा सा धप्पा दे आपको और बोले कि यार भाई सही कर रहा है, आगे जा रहा है. मैंने बहुत सारे समय के पहले यूट्यूब शुरू किया था. आई थिंक नन ऑफ माई फ्रेंड्स विल हैप्पी अबाउट इट, एंड आई नो इनहेरेंटली, बिकॉज दैट्स द फैक्ट इन लाइफ. यू कैन नॉट बी हैव द ऑल द फ्रेंड्स लाइक टेलिंग यूर सेल्फ लाइक ओके एवरीथिंग इज गुड इन यू आर डूइंग एक्सेलेंटली वेल. नो, इट कैन नॉट बी हैपन. यू नीड टू कनेक्ट विद द पीपल. वो आपको अगर आपके साथ अगर आपको आगे लेके जा रहा है, आप उसके साथ रहो, आप उसके साथ इन्फ्लुएंस करो, आप भी थोड़ा सा गिव एंड टेक करो, वो भी गिव एंड टेक करेगा, तब जाके आप एक बिल्ड करोगे अपने आप को. एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, you need to have a good people around you, whether it is your wife, whether it is your son, whether it is your parent, whether it is your friends. And friends, I believe, plays a very important role. But आज की एक जो सोशल मीडिया जो है उसमें अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है. दैट्स व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज़. बट इफ़ यू हैव अ वेरी स्कूल फ्रेंड्स दैट यू हैव, talk to them, connect with them, learn about something new, start a business, do something about your life, rather than wasting this time with the people where they are not adding any value to your life, because it is all nonsense. Because if they are not adding any value to you, you're just discussing about the gossips, the people and the areas and the politics and all of that things. Yes, I mean, sometimes it's okay, but all the time if you're talking about the peoples and the gossips, it doesn't add you the value. You talk about the ideas, you talk about something creation, you talk about something new that excites you. Like you wanted, like you were a kid and you wanted to do like, you wanted to always learn from the different sports. अगर आपको वॉलीबॉल खेलना है, अगर आपको बास्केटबॉल खेलना है, तो जाके खेलो. आप कुछ चीज़ को नया करो अपनी लाइफ में, तभी जाके लाइफ थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगी. अदरवाइज you will be like boring and that kind of shitty guy who is just sitting and going to the office, coming back and all of that stuff. So you need to do something new to extract big from yourself, and then grow from yourself. So hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई होप आई हैव गिवन यू समथिंग दैट you can take out of this video and implement in you and start doing something new about you. Obviously 2026 में मैं एक ग्लोबल न्यूज़लेटर की शुरुआत कर रहा हूँ. जो आपको पसंद आए, वीकली रूप में मैं अपने ग्लोबल न्यूज़लेटर या स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, और जो आपको पसंद आएंगे होपफुली. तो एक नई शुरुआत होगी. कल भी मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, तो उसके बारे में. इन्वेस्टिंग की तो चर्चा तो चलती रहेगी. अगर आपके इन्वेस्टिंग के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल रखना, और आई विल ट्राई टू हेल्प देम आउट. सो thank you very much for listening to this. Enjoy your new year, before new year eve today. Give time to your family, and wish you all a very happy new year to you and to your family and your loved ones. So मिलते हैं नए साल में नए जोश के साथ और नए न्यू स्टॉक्स के साथ. Thank you very much and have a nice day guys.